Okay, ma'am, can I start now? Hello, ma'am. Yes, Can I start, ma'am? Okay. गुड मॉर्निंग एवरीवन। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वाति तांदड़े, शिवड़ी क्रॉस रोड एमपीएस से आज आपको कक्षा 10वीं के जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूं यह पाठ पढ़ाने वाली हूँ। यह जो पाठ है इसके लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। लेखक का परिचय हम देखेंगे। इनका जन्म हुआ है 1941 में और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी जो है वो हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक है और वो देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार भी है। मतलब हमारे देश और हमारे देश में जो भी वातावरण है, सामाजिक स्थिति है, उससे रिलेटेड उनकी रचनाएं हैं, उनका लेखन है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, फिर भी कुछ रह जाएगा, यह कविता संग्रह प्रसिद्ध है। अज्ञेय पत्रावली, निबंध, अंतहीन आकाश, यह यात्रा पर पुस्तक उनकी प्रसिद्ध है। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय बन, यात्रा संस्मरण है ये। अस्थि और भवती, यह आत्मकथा भी उनकी प्रसिद्ध है। और बातचीत, यह साक्षात्कार संग्रह आदि उनका लेखन है। बातचीत यह साक्षात्कार संग्रह है, मतलब साक्षात्कार को हम अंग्रेजी में इंटरव्यू बोलते हैं। तो इसमें जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके इंटरव्यू उन्होंने लिखे हुए हैं। तो आज का ये जो हमारा पाठ है उसमें यहाँ पे भी हमें एक साक्षात्कार ही दिया है, मतलब इंटरव्यू ही दिया है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अमृतलाल नागर जी से बातचीत की है, उनके कार्य के बारे में उनसे प्रश्न पूछे हैं और उनकी जानकारी जो भी उन्हें मिली है वो हमें इस पाठ में उन्होंने बताई है। तो प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। यहाँ पे उन्होंने अमृतलाल नागर जी को हमारी जो समाज की राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति है और उसी काल के तत्कालीन जो लेखक थे उनके बारे में या फिर उनके लेखन के बारे में भी यहाँ पे प्रश्न पूछे। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। और उनकी लेखन शैली से या हम सभी के जीवन पर या फिर हमारे समाज पर उनके लेखन का
कितना और कैसे प्रभाव पड़ा है, वो सब जानकारी हमें इस साक्षात्कार में, इस पाठ में दी है। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने वो भी एक प्रसिद्ध लेखक है और उन्होंने अमृतलाल नागर जी इनका भी साक्षात्कार लिया है। वो भी एक प्रसिद्ध लेखक है। उनके साहित्य सृजन, साहित्य, उनकी लेखन प्रक्रिया, उनके समकालीन साहित्यकारों, तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों तथा उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं और उनका नागर जी ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है और हमें इससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अमृतलाल नागर जी जो है, उनका जन्म 17 अगस्त 1916 में हुआ है, गोकुलपुरा उत्तर प्रदेश में हुआ है और उनकी मृत्यु जो है वो 23 फरवरी 1990 में हुई है। तो नागर जी के जो लेखन है उसमें से जो प्रमुख रचनाएं है, मानस का हंस, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, एकदा नैमिषारण्य, पीढ़िया, खंजन नयन, चैतन्य, महाप्रभु आदि उनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। अभी इस पाठ के नाम से ही हमें जानकारी मिलती है कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इनका ये जो वाक्य है, मतलब उनका लेखन के प्रति जो प्रेम है या फिर जो लेखन के प्रति वो अपना काम करते रहते, तो उन्हें जब तक जिंदा है तब तक लिखने का काम करना है, लेखन करना है। और बहुत सारी जानकारी भी हमें इस पाठ में दी है। तो हम देखेंगे कि अमृतलाल नागर जी से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी बातचीत करते हैं, उन्हें प्रश्न पूछते हैं। अभी कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, क्या जानकारी मिली, वो हम देखेंगे। शुरुआत में तिवारी जी बोलते हैं कि नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ, क्योंकि आपका लेखन जिस समय शुरू हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए कि अभी क्या है कि हर व्यक्ति को अलग अलग काम में रुचि रहती है, तो आपको लेखन करना मतलब कैसे सूझ गया या फिर आपने कैसे शुरू किया, इससे हमें थोड़ी जानकारी चाहिए। तो जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था, किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने। और हम देखते हैं कोई भी काम शुरू होता है तो समाज में हम सब बातें देखते हैं और कुछ लोग आदर्श रहते कि हमें इनके जैसे बनना है, तो ऐसे आपके कौन से आदर्श थे, ये सब बातें तिवारी जी ने यहाँ पे पूछी है। तो नागर जी बोलते हैं कि लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब भी हमें किसी बात का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें पहले पढ़ना या फिर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और बाद में हम उसके बारे में लिख सकते हैं। तो लेखक ने क्या किया, नागर जी ने क्या किया है, पहले पढ़ना शुरू किया। आरंभ में मतलब शुरुआत में उन्होंने कवियों का को ही अधिक पढ़ा है, कि अलग अलग कविताएं उन्होंने पढ़ी है। उसमें सनेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं उन्होंने ज्यादा पढ़ी है। और लेखक का पहला जो मित्र था, छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, और उनके जो पितामह, पितामह मतलब दादाजी या फिर पिता के पिता, तो उनके पितामह क्या करते थे, उनके घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे। अभी यहाँ पे जो पत्रिकाएं, लेखक, उनकी जो नाम क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे उनके घर में पत्रिकाएं मंगाते थे, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। और उस समय प्रेमचंद जी का भी साहित्य था और कौशिक जी का भी साहित्य, मतलब उन्होंने पढ़ा था, उनकी भी किताबें उन्होंने पढ़ी थी। आरंभ में बंकिम के उपन्यास भी पढ़े हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके भी उपन्यास नागर जी ने पढ़े हैं। शरद चंद्र को बाद में, और शरद चंद्र जी के भी रचनाएं उन्होंने पढ़ी है। मतलब यहाँ पे देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र जी, प्रेमचंद और कौशिक जी, इन सब के नाम आए हैं। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का भी कहानी संग्रह उन्होंने पढ़ा है। कहानी संग्रह का नाम है देशी और विलायती, ये 1930 के आसपास उन्होंने पढ़ा था। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले, और 1930 में ही उन्होंने सारे उपन्यास जो है रचनाएं पढ़ी है। उसमें आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। और मतलब लिखने का आरंभ करने से पहले उन्होंने इतने सारे उपन्यास रचनाएं पढ़ी थी, और उससे जो उनको ज्ञान मिला है उससे उन्होंने अपना लेखन शुरू किया है। लेकिन उनका लेखन कार्य शुरू होने के लिए भी जो समाज में घटनाएं घट रही थी उससे रिलेटेड ही उनका लेखन कार्य शुरू हुआ है। तो तिवारी जी पूछते हैं कि क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? तो अभी आपने जो भी लेखक के नाम बताए वो सब आपके आदर्श रहे क्या? तब नागर जी बोलते हैं,
आदर्श कोई नहीं है, केवल आनंद था पढ़ने का, कि कोई भी लेखक की किताब पढ़ूंगा तो उससे आनंद मिलता था, इसके लिए मैं वो किताबें पढ़ता था। और सबसे पहले जो कविता है उनकी वो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 1929 के बीच में जो साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था, तब लाठीचार्ज हुआ था। और ये सब समाज की जो घटनाएं है ये सुन के या देख के इस अनुभव से उन्होंने पहली कविता लिखी है। उस पहली कविता का नाम है कब लऊं कहूं लाठी खाए, और इसी कविता से उनके लेखन का आरंभ हुआ है, शुरुआत हुई है। तो तिवारी जी पूछते हैं कि इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? अभी 1930 का जो काल है तो वहां पे हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो उस समय राजनीतिक या फिर सामाजिक कार्य बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो तिवारी जी पूछते कि आपने राजनीति की ओर क्यों नहीं गए आप? तो नागर जी बताते हैं कि नहीं, कोई आदर्श नहीं गया, क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। नागर जी के जो पिताजी है वो सरकारी कर्मचारी थे और उनके पिताजी को नहीं लगता था कि नागर जी राजनीति में जाए, इसीलिए नागर जी ने क्या किया है, पढ़ने लिखने का काम शुरू किया है और सामाजिक कार्य करना भी शुरू किया है। और इसी बीच उन्होंने अपनी पहली कहानी जो है अपशकुन नाम की 1933 में उनकी पहली कहानी अपशकुन यह छप गई है। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडीगढ़ हृदय थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे प्रभावित किया, और उस समय के जो लेखक थे उनका भी थोड़ा प्रभाव पड़ा है या फिर उनका कार्य भी यहाँ पे ध्यान में आया है। इसके बाद तिवारी जी पूछते हैं कि क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव था? और उसी समय 1930-33 इसी समय क्या था, गांधी जी हमारे देश के लिए कार्य कर रहे थे, तो उनके व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? नागर जी बताते हैं हाँ, निश्चित रूप से पड़ा है, लेकिन पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। कि नागर जी के जो पिताजी थे उनको ऐसे लगता था कि उनका बेटा आंदोलन में भाग न ले, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। और वहां पे उन्होंने आंदोलन में भाग नहीं लिया, इससे क्या हुआ फायदा कि नागर जी ने अपना लेखन का कार्य शुरू किया है, लेखन के लिए अच्छी बात हुई है। तो तिवारी जी पूछते हैं कि गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? उनके नागर जी की जो लेखन रचनाएं हैं उसमें गरीबों के प्रति भी करुणा मतलब दया की भावना हमें दिखाई देती, तो वो किससे प्रभावित है? तो नागर जी बताते हैं वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। हम अपने समाज में क्या बातें हो रही है ये ध्यान में लेते हैं। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। उन्होंने जो पहली कहानी लिखी है प्रायश्चित, उसमें सामाजिक स्थिति या फिर गरीबों के प्रति दया की भावना हमें दिखाई देती है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे, और नागर जी बताते कि हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। उनके जो पिताजी है उनमें एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। मतलब कोई भी व्यक्ति दुखी होगा तो उसके दुख दर्द में साथ देने के लिए, सहारा बनने के लिए उनके पिताजी पहुंचते थे। और इस बातों से नागर जी भी प्रभावित हो गए कि अपने पिताजी जैसे लोगों को मदद करते हैं, सहायता करते, वैसी मुझे भी करनी चाहिए। इसी प्रेरणा उन्हें वहां से, घर से ही मिली है। तो तिवारी जी पूछते हैं कि उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तो नागर जी बताते कि अभी वो जो समय है वहां पे बहुत ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन, सामाजिक घटनाएं हो रही थी। नागर जी को उसमें भी दिलचस्पी थी, लेकिन पिताजी रोक रहे थे, इसीलिए वो किसी आंदोलन में नहीं गए हैं। तो नागर जी बताते उससे तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था, 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे, और आंदोलन ही वो जो काल है वहां पे आंदोलन ही शुरू थे, लेकिन नागर जी के जो पिताजी है वो उन्हें वहां पे जाने के लिए रोकते थे। तो सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा, और उस समय होने वाले सामाजिक आंदोलनों का आप पे क्या प्रभाव पड़ा है, ऐसा तिवारी जी ने प्रश्न पूछा है। तब नागर जी बताते कि आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। उनके जो पिताजी है उनकी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने क्या किया है, सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका है। मतलब सामाजिक जो आंदोलन होते थे इसमें जाने के लिए कभी रोका नहीं है। और यहाँ पे नागर जी बताते हैं कि उस समय जवाहरलाल नेहरू जी से उनकी भेंट होती थी, मुलाकात होती थी। 1933 में उनकी मुलाकात हुई थी। नेहरू जी की माँ जो है वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी, और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल था, इनका भी छोटा भाई वहीं पे दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे, उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था।
मैं उनकी माता जी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई, तो जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है उनके साथ नागर जी की मुलाकात हुई थी, उनकी भेंट होती थी। और उनसे बहुत ज्यादा बातचीत करके खूब बातें होती थी और हर तरह की बातें उनसे की जाती थी। और हम देखते हैं किसी अच्छे व्यक्ति से या फिर बातें, उनके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उस प्रकार उनके जो अनुभव है वो नागर जी को भी। आपका पहला उपन्यास कौन सा है? अभी ये जो लेखन है, कहानी लिखी है उन्होंने या फिर कविताएं लिखी है। अभी उपन्यास जो है उनका पहला उपन्यास कौन सा था? तो नागर जी बताते हैं कि पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल। महाकाल ये जो उपन्यास है वो 1944 में लिखा, जो छपा 1946 में, बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। और 1944 में वो लिख के पूरा हुआ था, लेकिन 1946 में वो छप गया और सभी जगह अभी लोगों के पास वो जाने लगा है। तिवारी जी पूछते हैं क्या यही बात बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? और ये जो महाकाल उपन्यास है यही बाद में भूख इस नाम से प्रकाशित हुआ है। तो तिवारी जी पूछते हैं नागर जी आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क प्रभाव में रहे? तो अभी आपने बहुत सारे लेखकों की पुस्तकें, किताबें पढ़ी है, तो इसके बाद आपने लेखन प्रारंभ किया, तो कौन कौन से लेखकों के साथ आप काम किए हैं या फिर किससे प्रभावित हुए हैं? तो यहाँ पे नागर जी बताते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गेहमरी, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। इन सब लेखकों के नाम आपको याद रखने हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे, और माधव शुक्ल नाम के जो व्यक्ति थे वो नागर जी के यहाँ आते थे। वे अजानुबाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियनवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। और ये जो माधव शुक्ल जी है, ये जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वहां की जो खून से बहुत लोगों की मौत हुई थी, तो वहां की जो मिट्टी है, खून सनी मिट्टी, तो वो हमेशा अपनी जेब में अपने साथ रखते थे। 1931 से 1937 तक में प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। और शरद चंद्र जो लेखक है उनके पास भी जाके नागर जी उनसे मिलते थे, उनके गांव भी गए थे। मतलब अलग अलग लेखकों के संपर्क में आते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो इससे नागर जी का भी लेखन जो है वो समृद्ध हो जाता था, अच्छे से वो लिख सकते थे। पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? तो नागर जी बताते हैं तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। घुट्टी मतलब नवजात शिशु को पिलाई जाने वाली जो दवा होती है। यहाँ पे नागर जी बताना चाहते हैं कि बचपन से ही तुलसीदास की जो रचनाएं है ये मैं सुनता आया हूँ, बोलता आया हूँ। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे, और उनके जो बाबा है वो रामचरितमानस पढ़वा कर सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे और उनको श्लोक भी याद करने के लिए बोलते थे। इस प्रकार जो प्राचीन काल के जो ग्रंथ है वो भी उन्होंने पढ़े हैं। तो तिवारी जी पूछते कि आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? नागर जी की जो रचना है खंजन नयन, इसमें उन्होंने सूरदास का वर्णन किया है। अभी ये जो सूरदास है वो कैसे थे, तो नागर जी बताते हैं कि नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे। नेत्रहीन मतलब जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, वो बचपन से ही कुछ देख नहीं सकते, तो उन लोगों के चमत्कार हमने बहुत देखे। मतलब वो देख भी नहीं सकते लेकिन सब बातें महसूस करते हैं, चल सकते हैं, हाथ में लाठी लेके वो चलते फिरते हैं, तो उनके ये चमत्कार हम सब ने बहुत देखे हैं। उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती है, और नागर जी यहाँ पे बताते कि ऐसे लोगों की भविष्यवाणियां भी सच होती है। सूर पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे। जन्मांध मतलब कि जन्म से अंधे थे, ऐसे लोग बोलते थे, और इस विषय पे काफी विवाद भी हुआ था। सवाल यह है कि देखता कौन है? अभी नागर जी यहाँ पे बताते हैं कि देखता कौन है, हमारी आंखें देखती है या मन? आंख या मन, कौन देखता है? आंख माध्यम है, देखने वाला मन है। हम आंखों के जरिए देखते हैं, आंख हमारा देखने का माध्यम है, लेकिन जो सच में जो बातें देखी जाती वो हमारे मुंह से देखी
हमारा मन है, चाहे कोई व्यक्ति नेत्रहीन भी रहेगा लेकिन वो अपने मन से देख सकता है, सारी बातें महसूस कर सकता है। तो आंख सिर्फ माध्यम है, जरिया है देखने का, लेकिन देखने वाला तो हमारा मन है, इस प्रकार नागर जी बताते हैं। तो तिवारी जी पूछते हैं, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? तब नागर जी बताते हैं, हाँ मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं। अभी ये जो लेखक है, अलग अलग रचनाएं इनकी रहती, उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह। तो इससे क्या होता है, जो पढ़ने वाले व्यक्ति है तो वो उन्हें पत्र भेजते हैं कि आपकी यह कहानी संग्रह हमें बहुत पसंद आया। जो भी उनकी प्रतिक्रिया है पत्र से भेजी जाती है। तो नागर जी बताते हैं, मेरे उपन्यासों के बारे में खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तो तिवारी जी पूछते, आपने भ्रमण तो काफी किया है? तब नागर जी बताते हैं, हाँ पूरे अखंड भारतवर्ष का भ्रमण, मतलब सारी जगह की उन्होंने यात्रा की है। अभी यात्रा क्यों की है, देखो किसी भी जगह पे जाएंगे हम तो अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा रहती है, या फिर उनके रीति रिवाज अलग रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल अलग रहती है। तो वो सब पढ़ने के लिए, वो सब उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए नागर जी ने अलग अलग जगहों पे भ्रमण किया है, और इससे वो अपनी जो रचनाएं हैं उसमें और अधिक अच्छे से लिख सके। हाँ पूरे अखंड भारतवर्ष का भ्रमण किया है, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, पूरे भारतवर्ष का उन्होंने भ्रमण किया है। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ। अभी यहाँ पे नागर जी बता रहे कि ये जो मैंने पूरे भारत भर भ्रमण किया है, यात्रा की, इससे क्या लाभ हुआ कि हर जगह जाएंगे तो मैंने कैरेक्टर, मतलब चरित्र, अलग अलग प्रकार के लोग बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। जैसे भी हम अलग अलग जगह पे जाएंगे, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग रहता है, उनका मनोविज्ञान अलग रहता है। मनोविज्ञान का अर्थ है मन की भावना का विवेचन करने वाला विज्ञान, कि उनके मन में क्या भावना है, कैसे सोच विचार करते हैं वो लोग। तो ये सब बातें समझने का मौका उन्हें इस यात्रा से ही मिला है, अलग जगहों पर घूमने से ही मिला है। तब तिवारी जी पूछते हैं कि अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? अभी आपके समय बहुत सारे लेखक थे, तो उनमें से कौन से लेखक आपको बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर उनकी रचनाएं आपको बहुत ज्यादा पसंद है? तब नागर जी बताते कि अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे नागर जी ने बताया कि रामविलास शर्मा जी जो है, यह बहुत इनकी जो लेखन शैली है मुझे बहुत पसंद है, उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और उसके बाद प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूंगा। और पहले मैंने ये संग्रह पढ़ा है, देशी और विलायती, लेकिन फिर से भी मिलेगा ना तो मैं पढ़ना चाहूंगा। वो बहुत अच्छा है, मुझे आज भी मिलेगा तो मैं पढ़ सकता हूँ। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उनकी कहानियों में। टॉल्स्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। और ये तो भारतीय लेखकों के उन्होंने नाम बताए, और दूसरे जो लेखक है टॉल्स्टॉय और चेखव, ये लेखक की रचना भी उनको बहुत ज्यादा प्रिय है, ऐसे नागर जी ने बताया है। तब तिवारी जी पूछते, तो आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। हाँ बहुत, पत्रों का संग्रह भी काफी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं, इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। अभी जो लोगों के पत्र आते हैं उनकी रचनाओं से संबंधित, तो उन पत्रों का संकलन भी नागर जी ने किया है। बहुत सारा संकलन, मतलब संग्रह किया है, सब पत्र संभाल के रखे हैं। और नागर जी यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है, प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं, कि यहाँ पूरे भारत भर यात्रा करके उन्होंने प्रत्येक जाति के जो रीति रिवाज है लोगों के अलग अलग, तो उसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया है। इसके लिए उन्हें घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। और बड़े बूढ़े जो है कि उनसे भी अलग अलग बातें सुन के ज्ञान प्राप्त हुआ है। और नागर जी की जो रचना है गदर के फूल, तो इसके लिए उन्हें बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा, बहुत लोगों से बातचीत करके उन्हें अलग अलग बातें समझ के लेनी पड़ी, फिर अपना लेखन कार्य पूरा कर सके वो। तब तिवारी जी पूछते हैं, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क मतलब क्षेत्र कार्य। क्षेत्र कार्य का अर्थ है कि उस जगह पे जाके उस जगह की जानकारी प्राप्त करना। तो नागर जी बताते हैं, हाँ बहुत करना पड़ा है, कि कोई भी उपन्यास, कोई भी रचना लिखते समय मुझे वो जो थीम है, जो विषय है, उससे रिलेटेड वहां पे लोगों से मिलना पड़ा, वहां की जो बातें वो समझ के लेनी पड़ी। और इसमें
नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। ये जो रचना है नाचो बहुत गोपाल, तो यह रचना सफाई कर्मियों के जीवन पर आधारित है। तो वहां पे जाके उनके बस्तियों में जाके मुझे जानकारी हासिल करनी पड़ी, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, और उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करके ही मैं पूरी जो रचना है, पूरी जो किताब है वो लिख सका हूँ, और अच्छे से लिख सका हूँ, क्योंकि वहां पे उन लोगों से मिलके उनकी जानकारी मैं अच्छे से हासिल कर सकता था। तिवारी जी पूछते हैं कि नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? यहाँ पे देखो, अभी इन्होंने प्रश्न पूछा है कि हमारा इंसान का मन और प्राण, इनको आप अलग अलग मानते हो क्या? तब नागर जी बताते हैं, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, मन की जो गति है, मन और प्राण अलग ही है, क्योंकि मन की जो गति है, रफ्तार है, मन की रफ्तार बहुत ज्यादा है। आज अभी इस जगह पे है तो अभी थोड़ी देर में दूर तक जाएगा मन, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। लेकिन हमारे जो प्राण है वो उसकी गति या फिर रफ्तार ऐसी नहीं है, उनको वहां तक खींचना पड़ता है। खींचना पड़ता है मतलब विस्तार करना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। और हमारा जो मन है, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है नागर जी ने कि यह एक ऐसा निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ, स्वच्छ जल है कि जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन से क्या होता है, हमारे जीवन के संस्कार रंगते हैं, मन प्राण से ही सदता है। इस प्रकार उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि हमारा मन हमारे संस्कार के लिए कितना हमारे मन से हमारे जीवन के कितने संस्कार अच्छे, शुद्ध, स्वच्छ संस्कार कितने किए जाते, वो उन्होंने बताया है। सुर में आपने मन को ही पकड़ा है। तब नागर जी बताती, हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। इंट्यूटिव आई मीन्स सहज ज्ञान से उत्पन्न जो शक्ति है वो यहाँ पे बनेगी। इस प्रकार बताते हैं। तिवारी जी बोलते, लास्ट में उनसे पूछते कि नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। अभी नागर जी की उम्र भी बहुत ज्यादा है, और एंडिंग में तिवारी जी उनसे बोलते कि हमने आपका आज बहुत समय लिया है, आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, बहुत जानकारी भी हमें मिली है, और आपकी उम्र ज्यादा है या फिर स्वास्थ्य कैसा है इसका भी लिहाज हमने नहीं किया। तब नागर जी बताते कि स्वास्थ्य ठीक है मेरा, कि मेरी उम्र भी हो गई है तो भी मेरा स्वास्थ्य ठीक है। मेरी पत्नी के मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। और नागर जी यहाँ पे बताते हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद क्या था, उनकी जिंदगी में एक टूटन सी है, मतलब निराशा सी आ गई थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी मेरी जितनी भी जिंदगी बाकी है तो वो उस जिंदगी में मैं एक ही काम कर सकता हूँ, और वो क्या क्या है काम, लिखने का ही काम कर सकता हूँ। लिखने के सिवा और क्या चारा है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। और बहुत ही जरूरी बात यहाँ पे नागर जी ने बताई कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक लिखता ही रहूंगा। आप एक बात ध्यान में रखो कि मेरी कितनी भी उम्र हो जाए, मेरा स्वास्थ्य जैसा भी रहेगा, मेरी आखिरी सांस तक मैं लिखने का काम करूंगा, क्योंकि इसमें ही मुझे रुचि है, इससे ही मुझे आनंद मिलता है, जिंदगी जीने के लिए इससे ही प्रेरणा मिलती है। तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं लिखता रहूंगा, चाहे जितनी भी उम्र बढ़ जाए। इस प्रकार नागर जी की लेखन शैली या फिर तत्कालीन उस समय के लेखक, इन सब के बारे में इस पाठ में हमें जानकारी मिली है। इसमें क्या सीख मिली हमें, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। प्रस्तुत साक्षात्कार प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमें हिंदी साहित्य की विविध विधाओं का बोध कराते हुए लेखन कार्य की प्रेरणा प्राप्त होती है। नागर जी ने हमें इस साक्षात्कार में, साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू, इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से हिंदी साहित्य की विविध अलग अलग विधाओं के बारे में ज्ञान दिया है, और उनके लेखन कार्य से प्रेरणा भी प्राप्त होती है। यह जो पाठ है, इस पे आधारित जो स्वाध्याय के प्रश्न है वो हम देखेंगे। यहाँ पे आपको पाठ में आधारित, मैंने पहले ही बोला है कि पाठ में जो लेखक के नाम आए हैं या फिर उनकी रचनाओं के नाम आए, वो सब आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। तो पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें पहला है कृति पूर्ण कीजिए। अभी आपको जो भी यहाँ पे कृति दी है वो पूर्ण करनी है। यहाँ पे प्रश्न है, अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक
तो यहाँ पे दो अलग अलग है लेखक और पत्रिकाएं, आपको दो लेखक के नाम लिखने और दो पत्रिकाएं के। जैसी आकृति दी है वैसी आकृति बनानी है और उसमें वैसे ही आपको उत्तर लिखने हैं। तो लेखक के नाम आएंगे यहाँ पे, लेखक के नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी और प्रेमचंद जी, ये दोनों लेखक के नाम आएंगे। और पत्रिकाएं जो है सरस्वती और गृहलक्ष्मी, यह दो पत्रिकाएं हमें नागर जी ने बताए हैं इनके नाम। दूसरा प्रश्न है उत्तर लिखिए, नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव। अभी यहाँ पे हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि नागर जी ने जो पहली कविता लिखी है तो वो कैसे लिखी है, उसका अनुभव हमें यहाँ पे लिखना है। तो नागर जी ने हमें उस साक्षात्कार में हमारे पाठ में बताया हुआ है कि 1928-1929 के समय में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, तब उस वक्त लाठीचार्ज हुआ था, इसी अनुभव से नागर जी की पहली कविता बन गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय जो लाठीचार्ज हुआ था उस पे आधारित उन्होंने कविता लिखी है, तो ये पहली कविता उनकी बनी थी। दूसरा प्रश्न है नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। नागर जी के पिताजी का एक गुण यहाँ पे हमें परिच्छेद में बताया है कि नागर जी के पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के भी दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। उनके पिताजी के इसी अद्भुत गुण से नागर जी प्रभावित थे कि किसी के भी दुख दर्द में पहुंचने का जो गुण है उससे नागर जी प्रभावित थे। तीसरा प्रश्न है कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियों का वर्गीकरण कीजिए। अभी यहाँ पे 4 प्रकार की साहित्य कृतियां दी है नागर जी की, तो कहानी कौन सी है, उपन्यास कौन सा है, कविता कौन सी है, अन्य कौन सी रचना इस आकृति में लिखना है। तो कहानी में उनकी 2 कहानियां आएगी, प्रायश्चित्त और अपशकुन, ये 2 कहानियां हैं। उपन्यास का जो उनका लेखन है तो उपन्यास के नाम हमें लिखने हैं महाकाल, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन, ये तीनों उपन्यास यहाँ पे हमें उन्होंने बताए हैं। उनकी जो कविताएं हैं कब लो कहूं लाठी खाए, ये उनकी कविता है। और अन्य लेखन में गदर के फूल, यह आएगा। इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। नागर जी के समकालीन साहित्यकार, नागर जी ने जब लेखन प्रारंभ किया है तो समकालीन उसी समय जो भी और साहित्यकार थे तो उनके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। उनके नाम क्या है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गेहमरी व प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी व लक्ष्मीधर वाजपेयी, माधव शुक्ल व शरद चंद्र जोशी जी। तो इन सारे साहित्यकारों के लेखकों के नाम आए, तो ये सब नाम आपको इस प्रश्न में नागर जी के समकालीन साहित्यकार के प्रश्न में ये नाम आपको लिखने हैं। 5वां प्रश्न है कार्य। अभी हमें यहाँ पे कार्य लिखने हैं, आलोचक और रचनाकार। आलोचक का कार्य क्या होता है और रचनाकार का कार्य क्या होता है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आलोचक जो है उसका कार्य क्या होता है, साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना की आलोचना करना। जो भी साहित्यकार है उनकी जो रचनाएं हैं उसकी आलोचना करना, उसको पढ़ के समझ के उस पे आलोचना करने का कार्य आलोचक करते हैं। और रचनाकार जो है, रचनाकार का कार्य क्या रहता है कि साहित्य की विविध विधाओं का लेखन करना, साहित्य की अलग अलग जो प्रकार है उसका लेखन करना, मतलब कहानी, उपन्यास, ऐसे अलग अलग साहित्य विधाओं का लेखन करना, यह कार्य रचनाकार का है। दूसरा प्रश्न है नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक। अभी उन्होंने भारतीय लेखकों के भी नाम बताए हैं और उसके साथ उनके प्रिय 2 विदेशी लेखकों के नाम आए, तो उसमें क्या है, नाम है टॉल्स्टॉय और चेखव, ये दोनों नाम आपको विदेशी लेखक के लिखने हैं। छठा प्रश्न है एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो आपको जो भी प्रश्न दिए हैं उनका सिर्फ एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है नागर जी के प्रिय लेखक। परिच्छेद में, पैसेज में हमें बताया है कि नागर जी के प्रिय लेखक कौन से हैं, रामविलास शर्मा जी। नागर जी के प्रिय आलोचक, पाठकीय प्रतिक्रियाएं देने वाले पत्र और लेखक। तीसरा प्रश्न है अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा। ऐसी कौन सी रचना है कि जिसके लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा, तो उसका नाम है गदर के फूल। और नागर जी का पहला उपन्यास, उसका नाम है महाकाल, और उसको बाद में भूख नाम से भी परिचित हो गया है, वो प्रकाशित हो गया है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है महाकाल फिर भूख। इसके बाद 7वां प्रश्न है लिखिए तद्धित शब्दों का मूल शब्द। यहाँ पे अभी देखो तद्धित और कृदंत शब्द मतलब प्रत्यय हमें लगाने हैं। तद्धित मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय, वो आते हैं तद्धित शब्दों में। और कृदंत में कौन से आते हैं कि क्रिया के मूल रूप के
साथ जो प्रत्यय लगते हैं वो आते हैं कृदंत में। तो तद्धित शब्दों के का मूल शब्द है साहित्यिक। शब्द हमें दिया है, साहित्यिक शब्द का मूल शब्द है साहित्य और उसमें ईक प्रत्यय लगाया है। विलायती जो शब्द है, विलायती शब्द का मूल शब्द है विलायत और उसमें ई प्रत्यय लगाया हुआ है। ब प्रश्न है कृदंत शब्दों का मूल रूप। हमें यहाँ पे शब्द दिए हैं प्रश्न में, खींचा और लिखावट, उनके मूल शब्द हमें लिखने हैं। तो खींचा का मूल शब्द है खींच और उसमें प्रत्यय लगा है आव। और लिखावट ये जो शब्द है इसका मूल शब्द है लिख, लिखना मतलब। तो लिखना इस क्रिया का मूल शब्द है लिख और प्रत्यय जो लगा है इसमें वो है आवट। ठीक है, इसके बाद आगे का प्रश्न 8वां प्रश्न है उचित जोड़ियां मिलाइए। अभी इस जोड़िया में मैच द फॉलोइंग जो प्रश्न आता है आपको उसके उत्तर सामने ही लिखने हैं। रचना दी है, उत्तर के लिए यहाँ पे जगह दी, आपको ब रचनाकार दिए, रचना और रचनाकार के नाम दिए, उनके नाम आपको उत्तर में लिखने हैं। तो सबसे पहले जो है देसी और विलायती, इस रचना के रचनाकार है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अपशकुन। अपशकुन ये नागर जी का ही लेखन है, तो उसका उत्तर आएगा अमृतलाल नागर। तीसरा है आनंद मठ। आनंद मठ इस रचना के रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। और चौथा है रामचरितमानस, इसके रचनाकार है तुलसीदास। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखने हैं। भाषा बिंदु में व्याकरण के भी कुछ प्रश्न हमें यहाँ पे पूछे गए हैं। निम्न वाक्यों में आई हुई मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाओं को रेखांकित करके दी हुई तालिका में लिखिए। अभी ये जो वाक्य दिए हमें, इसमें जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया आई है वो हमें लिखनी है। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। यहाँ पे दो क्रियाएं आई है, देखो, करना पड़ा। तो इसमें करना यह मुख्य क्रिया है और पड़ा यह सहायक क्रिया है। तो आपको यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखना है करना का मुख्य रूप है, मुख्य क्रिया का रूप है करना ही और पढ़ा का मूल रूप है पढ़ना। दूसरा वाक्य माता पिता का यह रंग देखकर तो वे बूढ़े काकी को और सताने लगे। सताने लगे, तो मुख्य क्रिया है सताने मतलब सताना, लगे सहायक क्रिया है तो उसका आएगा लगना। उसकी ननंद रूठ गई, रूठ गई, ये दोनों क्रियाएं यहाँ पे आई है। तो ये रूठना यह मुख्य क्रिया है और गई यह सहायक क्रिया है। उनके मूल रूप आपको लिखने हैं रूठ, रूठना, गई, जाना। वे हड़बड़ा उठे, हड़बड़ा उठना, हड़बड़ाना और उठना ये दोनों क्रियाएं। हड़बड़ा यह मुख्य क्रिया है और उठे ये सहायक क्रिया है। वे पुस्तक पकड़े न रख सके, रख सके मतलब रख का मुख्य क्रिया है रखना, सके सकना। तो आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया लिखी हुई है। उन्होंने पुस्तक लौटा दी, लौटा दी, लौटा, लौटाना, दी, देना। समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा, दिखने लगा, दिखने मतलब यहाँ पे मुख्य क्रिया आएगी दिखाना और सहायक क्रिया आएगी लगा, लगाना। मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया, पाया, तो समझ का आएगा समझना और पाया ये जो सहायक क्रिया है तो पाना इसका मूल रूप आएगा। स्थल पर आ पहुंच, मुख्य क्रिया है आना, पहुंची, पहुंचना। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, चले गए, चले गए में मुख्य क्रिया आएगी चलना और गए में जाना। तो इस प्रकार आप मुख्य क्रिया लिख सकते हो। और इसके बाद हम हमारा ये जो पाठ है इस पे आधारित जो परिच्छेद, हमें हिंदी की कृति पत्रिका में जो प्रश्न पूछा जाता है परिच्छेद दिया जाता है और परिच्छेद पे आधार पर कुछ 4 कृति दी जाती है। 8 अंक के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो हम परिच्छेद देखेंगे। ये पहला और इस पे आधारित प्रश्न हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, देखो, कृति 1 जो रहती है वो आकलन कृति 2 अंक के लिए है। आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमें जो आकृति दी है वो पूर्ण करनी। जैसी आकृति प्रश्न में बनाई है वैसी ही हमें उत्तर में आकृति बना के उसमें हमारे जो उत्तर है वो लिखने हैं। तो प्रश्न पूछा है परिच्छेद में उल्लेखित कोई 4 रचनाकार। अभी हमारा पूरा जो लेसन है, ये जो परिच्छेद दिया है हमें, उस परिच्छेद में जो 4 रचनाकार लेखकों के नाम आए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। तो उसमें आप लिख सकते हो प्रेमचंद, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। इस प्रकार इन चारों लेखकों के आप नाम लिखोगे तो इस प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं।
दूसरा प्रश्न है आकृति आधारित, दूसरा प्रश्न रहता है आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे भी हमें कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके उत्तर हमें उस आकृति में लिखने हैं। ऐसे ही पूरे वाक्य में आपको परीक्षा में प्रश्न लिखना है और आकृति बॉक्स बना के वहां पे उसका आंसर आपको लिखना है। तो नागर जी के सामने इनका साहित्य था। हमने परिचय, ये जो हमारा पहला परिचय है इसमें देखा है कि नागर जी के सामने इनका साहित्य था। तो वो कौन व्यक्ति थे, कौन से लेखक थे? तो प्रेमचंद और कौशिक, उनके नाम हमें यहाँ पे लिखने। दूसरा प्रश्न है नागर जी ने शुरू में इन्हें पढ़ा। तो शुरुआत में उन्होंने नागर जी ने क्या पढ़ा है? बंकिम के उपन्यास पढ़े हैं। नागर जी का पहला मित्र यह था। नागर जी का पहला मित्र कौन था? छापे का अक्षर। और नागर जी की पहली कविता का शीर्षक था, नागर जी ने जो पहली कविता लिखी थी उसका नाम क्या था? कब लो कहो लाठी खाए। तो इस प्रकार आपको परिच्छेद में से ढूंढकर उन प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखने हैं। तीसरी कृति हमारी आती है शब्द संपदा की। तो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा है, इसमें आपको लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, समानार्थी, विलोमार्थी, ऐसे अलग अलग प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लिंग परिवर्तन कीजिए, यह प्रश्न आया है। तो लेखक शब्द है, उसका लिंग परिवर्तन आएगा लेखिका, कवि, कवयित्री, पितामह, पितामही, मित्र, सहेली। इस प्रकार पुल्लिंग जो शब्द दिए उनका स्त्रीलिंग रूप हमें इस प्रश्न अंक आता है। और हमारा परिच्छेद का जो लास्ट क्वेश्चन है कृतिचार स्वमत अभिव्यक्ति। यहाँ पे स्वमत अभिव्यक्ति का आपको प्रश्न दिया जाता है। पत्र पत्रिकाओं का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। पत्र पत्रिकाओं का क्या महत्व है, क्या फायदा होता है, इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने। तो आप अपने विचार से यहाँ पे लिख सकते हो कि भाषा के विकास में पत्र पत्रिकाओं का बहुत योगदान होता है, इससे हमें जानकारी मिलती है। लेखन में होने वाली जो नई नई प्रवृत्तियां हैं उनकी जानकारी मिलती है। समाज में क्या चल रहा है, राजनीति, विज्ञान, इन सब सारे क्षेत्रों की जानकारी भी हमें इस प्रकार पत्र पत्रिकाओं में मिलती है। ऐसा आप यहाँ पे उत्तर लिख सकते हो। आपको अपने विचार यहाँ पे लिखने हैं। यह जो दूसरा आप परिच्छेद देख रहे हो, ये लास्ट ईयर का जो एग्जाम था मार्च 2020 का, तो इसमें ये परिच्छेद आया था। तो उसके हम कुछ प्रश्न देखेंगे कि 8 अंक के लिए ये परिच्छेद पूछा गया था। ये परिच्छेद आपको ध्यान से पढ़ना है, जो भी परिच्छेद दिया है, और उस पे आधारित जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर आप लिख सकते हो। तो इस परिच्छेद पे आधारित पहली कृति में आकृति पूर्ण कीजिए का प्रश्न आया था। ये 2 अंक के लिए है कि गद्यांश में उल्लेखित, जो गद्यांश में उल्लेखित किए हैं पत्रिकाओं के नाम और उपन्यास के नाम यहाँ पे हमें लिखने हैं। पत्रिकाएं कौन सी थी? सरस्वती और गृहलक्ष्मी। और उपन्यास कौन से है? कि आनंद मठ और देवी चौधरानी। तो कौन सी पत्रिकाएं परिच्छेद में आई है वो आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखनी है। उपन्यास कौन से परिच्छेद में आए हैं वो ढूंढ के लिखने हैं। इसके लिए आपको पहले जो भी प्रश्न आया है, कृति पत्रिका आप जब भी सॉल्व करते हो, लिखते हो, तो आपको पहले परिच्छेद केयरफुली आपको वो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और उसमें जो प्रश्न पूछे गए तो उसका आप उत्तर आप लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है आकृति लिखिए, नागर जी का पहला मित्र यह था। तो यह प्रश्न हमने स्वाध्याय में भी देखा है कि नागर जी का पहला मित्र यह था। कौन था? छापे का अक्षर। आपको वहां पे बॉक्स बना के छापे का अक्षर आंसर लिखना है। नागर जी की पहली कविता का शीर्षक यह था। नागर जी की पहली जो कविता थी जो परिच्छेद में हमें बताई है, कब लो कहो लाठी खाए, यह नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तीसरा प्रश्न है, तीसरी जो कृति है वो शब्द संपदा पे आधारित रहती है। ये भी 2 अंक के लिए परीक्षा में आई थी। तो उसमें पहला प्रश्न है प्रत्यय युक्त शब्द। अभी जो गद्यांश हमें दिया है, पैसेज हमें दिया है, उसमें से क्या करना है? प्रत्यय युक्त शब्द लिखने हैं। तो प्रत्यय युक्त शब्द आपको आप कौन से लिख सकते हो? राजस्थानी, विलायती। राजस्थान इस शब्द में ई प्रत्यय लगा के राजस्थानी यह शब्द बना है। और विलायती यह जो शब्द है उसका मूल शब्द है विलायत। विलायत शब्द में ई प्रत्यय जोड़ के हम विलायती शब्द जो है बना सकते हैं। ये प्रत्यय युक्त शब्द आपको परिच्छेद पढ़ने के बाद ही परिच्छेद में कौन से प्रत्यय युक्त शब्द आए वो ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है ऐसे 2 शब्द जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता। अभी परिच्छेद में आए हुए ऐसे 2 शब्द आपको लिखना है कि जिनका एक वचन से बहुवचन करने के बाद भी वचन परिवर्तन नहीं होता। ऐसे 2 शब्द कौन से है? घर। देखो, एक घर रहेगा तो भी हम घर लिखते हैं, 4 घर रहेंगे तो भी हम घर ही लिखते हैं। या फिर मित्र, एक मित्र है तो भी मित्र ही लिखेंगे, 10 मित्र है तो भी मित्र ही लिखेंगे, उनका वचन परिवर्तन नहीं होता। ऐसे 2 शब्द यहाँ पे हमने ये परिच्छेद में से ढूंढ के लिखे।
ओके, चौथा और अंतिम शब्द प्रश्न है स्वमत अभिव्यक्ति की। यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिया है उस पे अपने विचार लिखने हैं कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं आपको। ये प्रश्न भी 2 अंक के लिए पूछा जाता है। इस प्रश्न में आपको अपने ही विचार लिखने हैं। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अभी कितना इजी क्वेश्चन है, तो पढ़ना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये हमें यहाँ पे बताना है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। पढ़ाई लिखाई से ही बुद्धि का विकास होता है। बड़े बड़े पदों पर असीम व्यक्ति पढ़ाई के बल पर ही शीर्ष पर पहुंचे हैं, और जो भी बड़े बड़े व्यक्ति हम देखते हैं कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है या फिर मेहनत ली है तो ही वो इतने ऊंचे पद पर पहुंच चुके हैं। जीवन में मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है, और हम देखते हैं कि जीवन जीने के लिए हमें कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ता है। धंधा व्यवसाय करना हो, नौकरी करनी हो या अन्य छोटा मोटा काम करना हो, शिक्षा प्रत्येक स्थान पर आवश्यक होती है। और पढ़ना लिखना या फिर शिक्षित होना हर क्षेत्र में जरूरी है। जो भी आपको काम करना है उसमें जरूरी है। शिक्षा प्राप्त करने पर ही कोई व्यक्ति एक आदर्श, जागरूक एवं सफल नागरिक बन सकता है। शिक्षा का सबके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूरी तरह निभा सकता है वो व्यक्ति जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेगा। शिक्षा हर तरह के शोषण से व्यक्ति की रक्षा करती है। शिक्षा से ही मनुष्य में उचित अनुचित भेद करना आता है। शिक्षित मनुष्य अपने साथ साथ दूसरों को भी उन्नति के पथ पर ले जाता है, और शिक्षा प्राप्त करने से हमें उन्नति मिलती है, तरक्की हो जाती है। व्यक्ति को अपने जो कर्तव्य है उनका भी ज्ञान शिक्षा प्राप्त होने से मिलता है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार सबको शिक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मतलब शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आप अपने विचार इस विषय पे लिख सकते हो। और स्वमत का जो प्रश्न है यहाँ पे आपको अपने विचार से जो भी प्रश्न पूछा है, प्रश्न से संबंधित आपको लिखना है, तो ये प्रश्न आप इजीली लिख सकते हो। जो भी टॉपिक दिया है वो ध्यान में लेके, ठीक है। तो आज इस प्रकार हमने हमारा जो पाठ है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इस पाठ का हमने सारांश लिखा और उसके स्वाध्याय के जो प्रश्न है और हिंदी के कृति पत्रिका में आए हुए प्रश्न और हमारे मार्च के एग्जाम में भी जो वो सब हमने आज देखा है। किसी को कुछ पूछना है प्रश्न तो आप पूछ सकते हो। Thank you, Swati ma'am. We'll wind up here. Thank you very much. Okay, thank you. Lakshmi, you're having any doubts? Lakshmi, any doubts? Yes, ma'am. Yeah, you can ask. Yeah, you can ask. मैम सोमत कितने लाइन लिखने का मिनिमम? सोमत आपको अपने विचार लिखने, आपको 5-6 लाइन तो लिखना ही है। और एक ध्यान में रखना है कि जो प्रश्न पूछा है प्रश्न ठीक से पढ़ो आप, और उससे रिलेटेड आप अपने विचार लिख सकते हो। ओके मिस। और किसी को कुछ पूछना है? Okay, we'll stop here, ma'am. Thank you. Okay, thank you so much all students and ma'am. Bye and have a good day.